Hello students, myself शैलजा गोयल फ्रॉम गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। स्टूडेंट्स, हमने आप लोगों को गूगल फॉर्म में सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो सीबीएसई का पैटर्न है एग्ज़ाम का, उसके अकॉर्डिंग आपको 12th इकोनॉमिक्स की स्टैटिस्टिक्स का पेपर भेजा है। आई होप आपने अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको कर लिया होगा। फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है तो हम आपके वो डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए, हमने आपको उस फॉर्म में 30 क्वेश्चंस भेजे हैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई पैटर्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है उसमें, द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स आर शोन इन। ऑप्शंस देखिए क्या दे रखे हैं, पिक्टोग्राम, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम और लाइन डायग्राम। क्या आंसर आएगा इसका जी? तो फर्स्ट का जो आंसर है वो क्या आएगा, लाइन डायग्राम, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप कौन शो करता है। कोई भी पिक्चर है, कोई भी हिस्टोग्राम है या बार डायग्राम है, वो टू वेरिएबल्स नहीं शो करता। वो सिर्फ ये बताते हैं कि इस साल, या तो वो टाइम के अकॉर्डिंग होता है, सारा टाइम का अकॉर्डिंग डाटा दिया होता है कि इस साल इतनी पॉपुलेशन थी या इतनी बर्थ रेट थी या डेथ रेट थी, लेकिन कभी भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप नहीं बताता। तो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए हमारे पास लाइन ग्राफ है, लाइन डायग्राम है, जिसमें हम टू लाइंस बना के रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा डी। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन है, फॉर द नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस आपको क्या दे रखी हैं, क्लासेस देखिए दे रखी हैं 0 to 19, 20 to 39। नॉन ओवरलैपिंग है, मतलब ये जो अपर लिमिट है क्लास की और नेक्स्ट क्लास की जो लोअर लिमिट है, ये ओवरलैप नहीं कर रही। इसको आप कौन सी सीरीज बोलते हो, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव सीरीज। तो उसका दूसरा नाम क्या आ गया, नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, जानबूझ के ऐसे डाला है ओवरलैपिंग। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन ओवरलैपिंग या ओवरलैपिंग क्या होता है। ओवरलैपिंग होता है जब आपकी क्लास ऐसे लिखी हो एक्सक्लूसिव वे में, कि जो फर्स्ट क्लास का जो अपर लिमिट है और नेक्स्ट क्लास की जो लोअर लिमिट है वो क्या होती है, सेम होती है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव, और ये क्या है, इंक्लूसिव। तो इंक्लूसिव सीरीज को नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस बोला जाता है और एक्सक्लूसिव को क्या बोला जाता है, ओवरलैपिंग। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस हैं ऐसे करके, इसमें आपको क्लास मार्क निकालना है। क्या निकालना है, क्लास मार्क। किस क्लास का निकालना है, 0 to 19 का। तो सबसे पहले आप लोगों को क्लास मार्क पता होना चाहिए क्या होता है। क्लास मार्क होता है किसी भी क्लास की मिड वैल्यू, मिड पॉइंट। तो इसका मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, अब ये नॉन ओवरलैपिंग है, मतलब इसमें वैल्यूज़ कितनी आएंगी, 19। तो 19 का आप क्या करोगे, हाफ कर दोगे। क्लियर है, 19 का हाफ करके आपका आंसर क्या आएगा जी, 9.5। तो ये आपका आंसर है, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी फॉलोज। तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उसका कौन सा पैटर्न रहता है, उसका रहता है जी बेल शेप्ड फ्रीक्वेंसी कर्व। ऑप्शन देखिए क्या है, जे शेप्ड, यू शेप्ड। जे शेप कैसे बनती है, कुछ इस तरीके से, यू शेप्ड, बेल शेप्ड। क्लियर है। तो जो कंपनी के प्रॉफिट्स है वो हम कहते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए सिमेट्रिकल वे में, तो हमेशा वो क्या रहते हैं, बेल शेप्ड। क्लियर। तो ये कुछ फ्रीक्वेंसी कर्व्स हैं आप लोगों के सिलेबस में, तो उससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को एग्जाम में। तो थर्ड का आंसर आएगा जी सी, दैट इज बेल शेप्ड डायग्राम, बेल शेप्ड कर्व। क्लियर है, फ्रीक्वेंसी कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिटवीन 250 एंड 350 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो आपको ना यहाँ पर एक डाटा दे रखा है, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको सीरीज दे रखी है। क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है और कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं। देखिए मैं टेबल बना रही हूँ, यहाँ पर वैल्यू है और फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। ठीक है, वैल्यू क्या दे रखी है, मोर देन 200, देन
more than 250, more than 300, more than 350। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है? 56 है, 38 है, 15 है, 0 है। तो आपके एग्ज़ाम में आप लोगों को पता है कि 20 MCQs आएंगे, फ्रॉम ईच सेक्शन 10 आएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या है, कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस ऑप्शन भी आ सकती हैं जिसमें आपको टिक करना है डायरेक्ट, कुछ आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कुछ आपको ऐसे सॉल्व भी करने आएंगे जो बहुत ही कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ दे रखी है, इसको हम सिंपल बनाएंगे। मोर देन दे रखा है तो पहले इसको वैल्यू बनाओ, फिर से क्लास लिमिट्स बनाओ। मोर देन 250, 200 मोर देन 250, मतलब क्लास शुरू करेंगे हम 200 से 250, 200 टू 250, देन 250 टू 300, 300 टू 350, मोर देन 350 है तो 400 तक जाएगा, क्योंकि गैप क्या आ रहा है, 50-50 का आ रहा है। अब नई फ्रीक्वेंसी आप इसमें निकालोगे तो मोर देन यहाँ पर क्या है, 200 है, और ये मोर देन क्या है, 250 है। तो यहाँ पर आप इसका गैप निकाल लोगे। यही करते हो आप। कैसे निकालोगे? 56 माइनस में क्या करोगे, 38। क्यों ऐसा करोगे? क्योंकि वहाँ पर क्या दे रखा है कि इतने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 200 से ज़्यादा हैं और इतनी ऑब्जर्वेशंस 250 से ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली इस रेंज में 200 और 250 की रेंज में क्या आएगा, 56 माइनस 38, दैट इज 18। क्लियर है? यहाँ तक तो ये आ गया। लेकिन क्वेश्चन में आपसे यहाँ वाली पूछी है 250 और 300 के बीच में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, तो वो कितनी आएंगी? देखिए, मोर देन 250, मोर देन 300, मोर देन 250 38 है और मोर देन 300 15 है, मतलब इसके बीच की क्लासेस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आ गई, 38 माइनस 15। तो 38 माइनस 15 कितना आ जाएगा जी आपका, 23। क्लियर है? सिमिलरली अगर आपको इस क्लास का पूछा हो तब आप कैसे करोगे, मोर देन 300 एंड लेस देन 350, तो ये है 15, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा और 350 से ऊपर क्या है, 0। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी का चार्ट बन जाएगा। फिलहाल आपका आंसर क्या है इसमें, दैट इज 23। क्लियर? तो फोर्थ का आंसर आप दोगे 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। अब मैंने आपको बता दिया कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, डायरेक्ट भी आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं, फिलअप की फॉर्म में भी आ सकते हैं, मैच करना होगा वैसा भी आ सकता है, फाइंड द करेक्ट पेयर के अकॉर्डिंग भी आ सकता है। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट्स। आपको 2 स्टेटमेंट दी होंगी तो वो स्टेटमेंट आपको ध्यान से पढ़नी है, फिर जो क्वेश्चन में पूछा है वैसा आपको आंसर देना है। हो सकता है ऐसा आए कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्या ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, क्या एक सही है दूसरी गलत है, दूसरी सही है पहली गलत है, या पहली स्टेटमेंट लिख दी जाएगी, दूसरी स्टेटमेंट उसी की एक्सप्लेनेशन हो भी सकती है और नहीं भी, और आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेनेशन इसकी सही है या गलत है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। तो हमने पूरी कोशिश की है बिल्कुल वैसा ही पेपर बनाने की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन 2 स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अज्यूम्ड बाय अ वेरिएबल आर कांस्टेंट। अगर ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट रहे तो क्या कहते हैं, उसका अर्थमेटिक मीन भी कांस्टेंट होता है। ये अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी डाली हुई है कि अगर सारी ऑब्जर्वेशंस कांस्टेंट हैं, ठीक है, मान लीजिए 10 10 10 10, क्लियर है, ये ऑब्जर्वेशंस हैं और ये कांस्टेंट हैं। आप मीन कैसे निकालते हो, समीशन ऑफ x अपॉन n करके, कितना 40 अपॉन n कितना है 4, तो अर्थमेटिक मीन भी क्या आ गया, कांस्टेंट। तो अगर ऑब्जर्वेशंस कांस्टेंट हैं, मतलब आइटम्स कांस्टेंट हैं, तो मीन भी क्या आएगा, कांस्टेंट। तो ये सही प्रॉपर्टी है, मतलब स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 में एग्जाम्पल दे रखी है। अब आपको ये देखना है कि ये एग्जाम्पल इसी के अकॉर्डिंग है, इसकी एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। एक स्टेटमेंट 2 क्या दे रखा है, इफ हाइट ऑफ एवरी स्टूडेंट इन द ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स, मतलब नंबर क्या है यहाँ पर 10 स्टूडेंट की जो हाइट है, हर एक की हाइट कितनी है 170 सेंटीमीटर।
तो 10 टाइम्स आप 170 लिखोगे, ठीक है। उसका मीन निकाल के देखोगे, तो मीन निकाल लोगे तो ऑब्वियसली जितना टोटल आएगा उसको आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करोगे तो मीन भी कितना आएगा 170। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या दे रखी है, इफ द हाइट ऑफ एवरी स्टूडेंट इन अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 170 सेंटीमीटर देन द मीन हाइट इज ऑफ कोर्स 170 सेंटीमीटर। यस, तो ये स्टेटमेंट जो 2 है इट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन क्या टिक करोगे, सी, ठीक है। सी में क्या है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इसमें क्या है, अगेन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इफ देयर आर 2 ग्रुप्स कंटेनिंग 30 and 20 ऑब्जर्वेशंस, मतलब 2 नंबर दे रखे हैं, N1 और N2 दे रखा है 30 and 20 एंड हैविंग 50 and 60 एज अर्थमेटिक मीन्स, मतलब आपको यहाँ पर 2 मीन दे रखे हैं, 2 नंबर दे रखे हैं, यू हैव टू फाइंड आउट कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। तो आपको पता होना चाहिए कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है। आप देखोगे कितने मीन है, 2 है तो 1 2 लिखोगे, 3 है तो 1 2 3 लिखोगे। फिर इसका फॉर्मूला क्या है, मीन 1 इंटू N1 प्लस मीन 2 और उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में N1 प्लस N2। क्लियर है। तो मीन कितना दे रखा है आपको 50, इसकी ऑब्जर्वेशंस कितनी है 30, देन मीन 2 दे रखा है 60, इसकी ऑब्जर्वेशंस हैं 20 अपॉन में 30 प्लस 20। तो अगर आप ऐसा सॉल्व करते हो आपका आंसर निकल के आता है 54, जो है ऑप्शन सी। क्लियर है, समझ में आया ये क्वेश्चन नंबर 6। देन क्वेश्चन नंबर 7, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7, फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स फॉर अ ग्रुप ऑफ 200 स्टूडेंट्स, 200 स्टूडेंट्स का कुछ भी लेना देना नहीं है, ऐसे ही उलझाने के लिए डाला हुआ है। द मीन एंड मीडियन मार्क were found to be 55.60 and 52.40 respectively. What is the model mark? मतलब आपको मोड कैलकुलेट करना है। अगर आपको मीन और मीडियन दे रखा है तो मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, 3 मीडियन माइनस में क्या करते हो 2 मीन, यही करते हो। तो यहाँ पर 3 मीडियन, मीडियन की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 52.40 माइनस 2 इंटू मीन कितना दे रखा है आपको 55.60। बस ये करके आपने इसको सॉल्व कर लेना है, तब आपका आंसर क्या आएगा 46, जो कि क्या है ऑप्शन ए। क्लियर है। देन क्वेश्चन नंबर 8 में अगेन स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स आर अप्रॉक्सीमेटली ऑन और नियर अबाउट अ स्ट्रेट लाइन, तो क्वेश्चन समझ गए होंगे कौन सा है, कोरिलेशन का, स्कैटर डायग्राम का है। देन द कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इज सेट टू बी लीनियर, कहते अगर जो 2 वेरिएबल के पॉइंट्स हैं एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं या नज़दीक हैं तो क्या इसको हम लीनियर रिलेशन बोल सकते हैं, जी ये सही है। स्टेटमेंट 2 देखिए क्या कहते हैं, द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स, अगर x की वैल्यू बढ़ती है, x और y 2 वेरिएबल होते हैं, लिख लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। x की वैल्यू बढ़ रही है, कहते इन अ कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू कम हो रही है। फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लो 4 3 2 1, ठीक है। ये 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं। अब स्टेटमेंट 1 तो सही है, स्टेटमेंट 2 भी अपने आप में सही है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, स्टेटमेंट ऑप्शन ए कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 2 गलत नहीं है, वो अपने आप में सही है। ये किसको शो कर रही है, नेगेटिव कोरिलेशन को शो कर रही है, ये लीनियर को शो कर रही है। अपने आप में दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा ही नहीं है। बी क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू बट 1 इज फॉल्स, नहीं। सी क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1।
ये लीनियर को रिप्रेजेंट कर रही है, ये नेगेटिव को कर रही है। क्या ये इसकी एक्सप्लेनेशन है? नहीं है। तो ऑप्शन डी बचा, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका जी? डी। 8th का आएगा डी ऑप्शन। क्लियर है? देन क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? अगेन कैलकुलेट करने वाला है। इफ द रैंक, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको देखना, ऐसा आ जाता है। इफ द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट्स बिटवीन मार्क्स इन मैनेजमेंट एंड मैथमेटिक्स फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज 0.6। तो रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला देखो क्या होता है? रिप्रेजेंट बाय आर के 1 - 6 समीशन ऑफ डी स्क्वेयर अपॉन में n क्यूब माइनस n। ये हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए इसको आप सॉल्व कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। रैंक कोरिलेशन दे रखा है 0.6, 1 - 6 डी स्क्वेयर सम ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है, ऑफ रैंक कितना दे रखा है? 66। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट करनी है। तो ये सबसे पहले हम ये जो 1 है ना, इधर लाके माइनस कर देंगे। 0.6 माइनस 1, तो इधर क्या रह गया? माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे 396 अपॉन में n क्यूब माइनस n, ये जाएगा -0.4। इधर है -396 अपॉन में n क्यूब माइनस n, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करोगे? n क्यूब जो कि आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको इधर ले आओगे और ये 0.4 नीचे चला जाएगा। जब आप ऐसे करोगे तो यहाँ पर आप क्या आ गया? 990। अब इतना तो सही है। दिक्कत अब इसके बाद आती है कि अब हम इसको सॉल्व कैसे करें। अब n क्यूब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। n क्यूब माइनस n को लिख सकते हैं, n बाहर लिख देंगे, n स्क्वेयर माइनस में 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली 990 को क्या लिख सकते हो आप? 10 स्क्वेयर माइनस 1 लिख सकते हो। देखिए इसको सॉल्व करके देखिए, 10 बाहर है, 10 स्क्वेयर 100 है, माइनस 1 कितना आ गया? 99 इंटू 10 कितना आ गया? 990। तो ये सारी इक्वेशन इसके साथ कट जाएगी, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आ गई? 10। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। क्लियर है? तो आपको ये थोड़ा सा यहाँ पर मैथमेटिक्स यूज़ करना होगा। तो जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं वो इसको ईजिली कर लेते हैं कि 990 को हम इस इक्वेशन में कैसे डाल सकते हैं। 990 10 का स्क्वायर माइनस 1, 10 का स्क्वायर 100 है, माइनस 1 कितना आ गया? 99 इंटू 10 दैट इज 990। तो यहाँ पर ये और ये चीज़ कट जाती है, n हमारे पास क्या आ गया? 10। क्लियर? तो कोई भी क्वेश्चन ऐसे आता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट करनी है, तो ऐसे ही करोगे, उसके बेस पर आपका आंसर है ए। देन क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ रैंक। तो जब भी आप रैंक कोरिलेशन वाला क्वेश्चन करते हो, उसमें जब आप रैंक निकालते हो R1 माइनस R2 करके जो D निकालते हो, और बाद में यहाँ पर हम इसका स्क्वायर यूज़ करते हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जो D है इसका जब आप सम करते हो, क्या वो हमेशा क्या आता है? वो हमेशा होता है 0। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 10th का C। क्वेश्चन नंबर 11, इन केस स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल एंड द डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स। तो ये रिलेशनशिप बता रखा है, स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल एंड डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स। तो ये कौन सा कोरिलेशन है? ऑब्वियसली ये क्या है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि जो कार की स्पीड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स। ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी कुछ देर कार जो चलती है तो उसके ऊपर डिपेंड करती है, तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। क्वेश्चन नंबर 12, प्राइस रिलेटिव्स। प्राइस रिलेटिव्स आप कैसे निकालते हो? प्राइस रिलेटिव किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये? इंडेक्स नंबर का। कैसे निकालते हो? P1 में अपॉन में P0 इंटू क्या कर देते हो? 100। तो प्राइसेस इन द गिवन ईयर अपॉन प्राइसेस इन द बेस ईयर इंटू क्या जाएगा? 100। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन क्या बैठता है? ए। देन क्वेश्चन नंबर 13,
सेम ऐसा ही पूछ रखा है P0, अगर ये आपको ऐसे नोटेशन दे रखी है P01, 0 बेस ईयर है, 1 क्या है गिवन ईयर है, तब आप इसको कैसे लिख सकते हो? ऑप्शन है 1 on 0, 0 on 1, 1 on 1 या 0 on 0। तो इसको क्या लिखेंगे 1 on 0, क्योंकि हमेशा हम क्या लेते हैं गिवन ईयर ऊपर लेते हैं और बेस ईयर क्या लेते हैं नीचे, तो 1 on 0। क्लियर है? तो इस हिसाब से ऑप्शन आएगा ए। 13th का आ गया जी ए ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 14, अ सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स विच शो द रिलेटिव पोजीशन, सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स विच शो द, जब भी रिलेटिव की बात आ गई तो चुपचाप आपने किसके ऊपर टिक कर देना है। ये कौन सा टॉपिक है जी? इंडेक्स नंबर, ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर 15, फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर। अच्छा, फिशर का जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को याद है? लेस्प्रे और पास्चे का जो फॉर्मूला है, दोनों को कंबाइन करके इसका जियोमेट्रिक मीन निकाल देते हैं, तो वो फिशर का फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में भी कुछ ऐसा ही पूछा है, फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर इज, ऑप्शन आप इसमें सी देखोगे, द जियोमेट्रिक मीन ऑफ लेस्प्रेज एंड पास्चे। इसमें दे रखा है मीडियन है इन दोनों फॉर्मूलाज का, अर्थमेटिक मीन है या जियोमेट्रिक मीन, तो आप क्या टिक करोगे? जियोमेट्रिक मीन। तो 15 का आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16, द प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी इन द ईयर 1975 के प्राइसेस दे रखे हैं, 1980 के दे रखे हैं, 75 के हैं 25, 80 के हैं 30। तो आपको बोला गया है कि 1980 को बेस ईयर मानकर प्राइस रिलेटिव्स निकालो। कैसे निकालोगे प्राइस रिलेटिव्स? आप इसके प्राइस को बेस ईयर मान के कुछ इस तरीके से, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे तब आपका आंसर जो है वो क्या निकल के आ रहा है, देखिए 25 अपॉन में 30 इंटू जब आप इसको 100 कर देते हो तो ये आता है 83.33। लेकिन ऑप्शंस में ना ये कोई फिगर है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा फिर? डी आएगा। इस हिसाब से 16 का ऑप्शन बैठता है डी, दैट इज नन। 17, द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस डजंट इफेक्ट, प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस इफेक्ट अर्थमेटिक मीन एंड मोड बट इट डजंट इफेक्ट मीडियन। तो ये आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा, इसका आंसर आएगा मीडियन, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, मीडियन की। क्वेश्चन नंबर 18, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अर्थमेटिक मीन का बताना है, इसकी डेफिनेशन पूछी गई है कि ये क्या मेजर करती है, स्कैटर्डनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन को मेजर करती है या सेंट्रल लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन को मेजर करती है या बोथ या नन। स्कैटर डायग्राम को तो नहीं करती, स्कैटर्डनेस की कितनी फैली हुई है, ऑब्वियसली सेंट्रल टेंडेंसी सेंट्रल लोकेशन को ही मेजर करती है, तो ऑप्शन क्या आएगा? बी। देन क्वेश्चन नंबर 19, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन टेबुलेशन इज शोन इन, इसका हम बनाते हैं। टेबल बनाना आता है आप लोगों को? टेबल के आप लोगों ने फीचर्स किए होंगे, पहले टाइटल देते हैं। देखिए जब भी हम टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले आप टाइटल दोगे, फिर उसकी ये बॉडी जाती है, बॉडी में हम क्या देखते हैं, रोज एंड कैप्शंस होती हैं, सॉरी रोज एंड कॉलम्स होते हैं, ये कॉलम है, इस साइड क्या जाती हैं हमारी, रोज जाती हैं। तो जो कॉलम बनाते हो आप, उसका यहाँ पर एक होता है बॉक्स हेड, ठीक है। तो जो भी आपने वेरिएबल्स डालने हैं उसका यूनिट मेजरमेंट यहाँ पर लिखते हो, जैसे इन करोड्स, इन थाउजेंड्स, ऐसे करके। तो ये यूनिट पूछा गया है कि कहाँ पर जाते हैं, वो आते हैं बॉक्स हेड में। तो 19th का आंसर क्या आएगा? ए। देन क्वेश्चन नंबर 20, द अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स इज मैक्सिमम इन, हमने डाटा कलेक्ट करने के मेथड्स किए हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, तो आपसे बहुत सारे आप लोगों को वो पता होंगे मेथड्स। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो प्रॉब्लम आती है नॉन रिस्पॉन्स की, हम रिस्पोंडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, वो हमें रिस्पॉन्स देता है, लेकिन एक ऐसा मेथड है जिसमें वो रिस्पॉन्स नहीं देता क्योंकि हम उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, वो है मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड। हम उसको मेल भेजते हैं, मेल में क्वेश्चन देते हैं, तो वो उसकी मर्जी वो रिस्पॉन्स दे या ना दे, तो बड़ा ही एक डीमेरिट है कि उसमें रिस्पॉन्स नहीं आता। तो इसका आएगा 20th का ए, मेल्ड क्वेश्चनरीज मेथड। द बेस्ट मेथड टू कलेक्ट डेटा
इन केस ऑफ नेचुरल क्लाइमेटी, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा, आपको सिचुएशन दे दी जाएगी कि कहीं रोड एक्सीडेंट हो गया या नेचुरल क्लाइमेटी है, तो आपने डाटा कलेक्ट करना है, उसके लिए कौन सा बेस्ट मेथड रहेगा, कहीं भी ऐसा कोई हैपनिंग हो, मिस हैपनिंग हो, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा रहता है, पर्सनल इंटरव्यू। अब जाके पूछो क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या सिचुएशन हो गई थी, ऐसे कैसे हो गया ना, उसके लिए आप किसी और के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते, तो क्या आएगा इसका आंसर, पर्सनल इंटरव्यू। देन 22, ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ अ पर्सन, ये ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है आपको एग्जाम में, कोई भी एग्जांपल दे दी जाएगी तो पूछा जाएगा ये एट्रीब्यूट है, वेरिएबल है, क्या है। तो सबसे पहले आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। वेरिएबल जिसकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, जिसको आप न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हो, एट्रीब्यूट होता है किसी की क्वालिटी। तो ड्रिंकिंग हैबिट पूछा है कि ये ड्रिंकर है, नॉन ड्रिंकर है, तो सिर्फ हैबिट के बारे में पूछा है, तो ये क्या है, एट्रीब्यूट है। क्लियर है, तो 22 का क्या आएगा, ए। देन क्वेश्चन नंबर 23, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जानबूझ के ऐसे डालें ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस होती रहे। स्टेटमेंट 1 है, इन अ बार डायग्राम द हाइट ऑफ ईच बार्स मैटर। बार डायग्राम में फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम हाइट लगाते हैं, ठीक है, हाइट मैटर करती है, विड्थ मैटर नहीं करती, ऑब्वियसली ये सही है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, इन अ हिस्टोग्राम हाइट एज वेल एज विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल मैटर। हाइट फ्रीक्वेंसी को डिस्क्राइब करती है, विड्थ उसकी जो क्लास लिमिट है उसको डिस्क्राइब करती है, तो ये दोनों सही हैं। तो बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू, तो इसके बेस पर आएगा सी। तो आपको पता होना चाहिए, बार डायग्राम के फीचर्स पता होना चाहिए, हिस्टोग्राम के, तो उसके बेस पर कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जैसा यहाँ पर डाला गया है। देन क्वेश्चन नंबर 24, देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, फ्रीक्वेंसी जब भी आप डालते हो, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, अरेंजेस ऑब्जर्वेशन इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, नहीं। अरेंजेस ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप्स, हाँ, ये देखते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी मतलब एक आइटम कितने बार रिपीट हो रही है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ग्रुप्स, तो इसके बेस पर हमारा आंसर क्या आएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्लासेस विद जीरो फ्रीक्वेंसी। अब मान लो किसी क्लास में फ्रीक्वेंसी आ गई 0, तो इस क्लास को आप क्या बोलोगे, ऑप्शन है नील क्लास, एम्प्टी क्लास, क्लास या नन, तो आपका आंसर क्या होगा, इसको हम बोलते हैं एम्प्टी क्लास, नील क्लास नहीं बोलते, इसको बोलोगे एम्प्टी, ठीक है। देन अब आप लोगों को ना यहाँ पर डिसाइल्स कैलकुलेट करना है। डिसाइल आप लोगों को पता है, डिसाइल पार्टीशन वैल्यूज, ठीक है, तो आपको ऑब्वियसली जब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, डिस्क्रीट सीरीज नहीं आएगी, इंडिविजुअल सीरीज, सिंपल सी सीरीज दी जाएगी, वहां से या तो क्वार्टाइल्स निकालने आ जाएंगे या परसेंटाइल या डिसाइल, तो आपको प्रिपेयर रहना है। डिसाइल का फॉर्मूला क्या है, n+1 अपॉन में 10, क्योंकि 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब आप लोगों को यहाँ पर थर्ड डिसाइल निकालने को बोला गया है, थर्ड डिसाइल इसके आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3, ठीक है। तो कैलकुलेट थर्ड डिसाइल ऑफ नंबर्स, तो इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में आप लिखोगे, असेंडिंग डिसेंडिंग लिख सकते हो, लेकिन हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, 9, 10, 11, 12, देन हमारे पास है 15, 18, 20, 25, सीरियल नंबर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड देन 8, ठीक है। तो थर्ड डिसाइल निकालना है, सबसे पहले जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है दैट इज 8+1 अपॉन 10 इंटू 3 करके हम आइटम निकालेंगे, 9/1 इंटू 3 दैट इज 27/10, 2.7th आइटम आ गई। अब 2.7th आइटम कैसे निकालोगे, मतलब इनके बीच में आ रही है, आप इनका हाफ नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर 2.5 होता तब 10 + 11 का आप हाफ कर देते। अब आप इस केस में कैसे निकालोगे, थर्ड डिसाइल आप निकालोगे सेकंड आइटम, क्योंकि ये सेकंड और थर्ड के बीच में है, प्लस ये जो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद की वैल्यू होती है एज इट इज लिख लो 0.7, इधर ब्रैकेट में लिखोगे थर्ड क्लास माइनस सेकंड क्लास,
थर्ड आइटम माइनस सेकंड। तो सेकंड आइटम है हमारे पास 10 प्लस में 0.7 ब्रैकेट में थर्ड आइटम है 11 माइनस सेकंड क्या है 10। तो 10 प्लस 0.7 ये आ गया माइनस 11 माइनस 10 करके 1 तो 0.7 ही आ गया। तो हमारे पास आंसर आ गया जी 10.7। ऐसे कैलकुलेट करना है आप लोगों को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया जी 10.70। देन क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। 27 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। आपको पता होना चाहिए कोरिलेशन जो है उसके कोफिशिएंट की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, मिनिमम 0 एंड देन 1, मतलब -1 टू 1 के बीच में जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछा है वो क्या है 1। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का आंसर कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, वो माइनस में चला जाएगा, लेकिन 0 भी आ सकता है जब नेगेटिव कोरिलेशन हो, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर 1 से ज़्यादा आपका आंसर आ रहा है तो क्वेश्चन गलत है। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो आप इसका क्या टिक करोगे 1, और ये बनता है ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 28 unequal widths of class in the frequency distribution do not cause any difficulty in the construction of। अब क्लास इंटरवल्स अनइक्वल हैं, किसकी कंस्ट्रक्शन करने में दिक्कत नहीं आती, और जाइव्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या हिस्टोग्राम। ऑब्वियसली हिस्टोग्राम में हमें अनइक्वल विड्थ्स का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसमें तो हो ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 28 का सी। देन क्वेश्चन नंबर 29 पाश्चे इंडेक्स इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ। पाश्चे, तो यहाँ पर आपको पाश्चे का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इंडेक्स नंबर में लेस्प्रेस जो है वो बेस ईयर की क्वांटिटी को लेकर चलते हैं, और जो पाश्चे हैं वो करंट ईयर की क्वांटिटी को लेकर चलते हैं। बेस ईयर को हम 0 बोलते हैं, करंट ईयर को हम n से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा Pn अपॉन में Qn, P0 अपॉन में Qn इंटू 100, मतलब करंट ईयर के प्राइसेस मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, करंट ईयर की क्वांटिटी के साथ। बेस ईयर के प्राइसेस मल्टीप्लाई कर दोगे करंट ईयर की क्वांटिटी के साथ। जो पाश्चे है वो कौन सी क्वांटिटी लेता है, करंट ईयर की। और वहीं पर अगर लेस्प्रेस का पूछा होता तो यहाँ पर n की जगह क्या जाता 0 और इनटू में क्या जाएगा 100। तो ये सम्मिशन है। जब आपके पास अलग अलग क्वांटिटीज़ दी होती हैं, प्राइसेस दिए होते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करके उसका समीशन निकाल दोगे, ठीक है। तो समीशन ऑफ करंट ईयर प्राइसेस मल्टीप्लाई में करंट ईयर क्वांटिटी अपॉन में समीशन ऑफ बेस ईयर के प्राइसेस इनटू करंट ईयर की क्वांटिटी इनटू 100, ठीक है। क्लियर है। तो इसका आंसर हमारे पास जाएगा सी। देन 30th। अब आपको 30th क्वेश्चन में न्यूमेरिकल है, लेस्प्रेस के अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए बोला गया है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। समीशन ऑफ P0 Q0 दे रखा है 1360। समीशन ऑफ Pn मतलब करंट ईयर का हो गया ये प्राइसेस, Q0 दे रखे हैं 1900। समीशन ऑफ P0 Qn दे रखा है 1344। समीशन ऑफ Pn Qn दे रखा है 1880, ऐसा दे रखा है। अब आपको पहले तो लेस्प्रेस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने अभी क्या बोला, लेस्प्रेस बेस ईयर की क्वांटिटी को लेकर चलता है। तो बेस ईयर की क्वांटिटी यहाँ पर है, ऑब्वियसली हम ये 2 फिगर यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला बन जाएगा समीशन ऑफ Pn Q0 अपॉन में समीशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100। तो क्या आ जाएगा 1900 अपॉन में 1360 इंटू 100 करके जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा जी 1.39। क्लियर है। तो ये था आपका, ठीक है जी, थैंक यू।